बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी 12 जून के करंट अफेयर्स। इसमें देखेंगे हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कि एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे जेंडर गैप के अंदर दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पे है। यानी 148 कंट्रीज का डाटा लिया गया और 148 में जो लास्ट नंबर पे 148 पे खड़ा था वो पाकिस्तान ही था। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो अमेरिका है वहाँ के हालात हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। वो कुछ थोड़ा सा कंट्रोल भी हुआ, लेकिन अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगाया गया है। और वो जो प्रोटेस्ट थी जो सिर्फ लॉस एंजलिस से स्टार्ट हुई थी, हमने देखा कि वो पूरे अमेरिका के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। तो उससे जो है वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी कि इंडिया के अंदर जो है आपको पता है कि एक प्लेन जो है वो 242 लोगों को जो है लेके जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये उड़ा और उसके बाद ये गिर गया। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो न्यूज़ डिस्कस की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो क्या है? वो ये है कि भाई जो ईरान और इसराइल है उसके हालात, या ईरान और अमेरिका के हालात जो ख़राब होने जा रहे हैं, या मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक नई वॉर की तैयारी हो रही है। इसलिए जो यूएस है उसने क्या किया जी, अपने जो मिलिट्री बेसिस थी उनके अंदर से जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जो फैमिलीज़ वगैरह थी, या मिडल ईस्ट के अंदर जो बाकी जो फैमिलीज़ थी, उनको कहा है कि भाई आप वहाँ से निकल जाएँ। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन्स जो है वो बढ़ने जा रही हैं। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो पहले से ही कह चुका है कि मैं जो है वो यूएस की मिलिट्री बेसिस को टारगेट करूँगा, तो इसलिए मिलिट्री बेसिस से जितना भी एक्स्ट्रा स्टाफ वगैरह है उस सबको वापस बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इज़राइल जो है वो ये कह रहा है कि हम स्ट्राइक्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं ईरान के ऊपर। हम नेक्स्ट 2 टू 3 डेज़ के अंदर जो है वो किसी भी टाइम पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है? चाहे बातचीत हो ना हो, यानी बातचीत तो अब जो नेक्स्ट राउंड है वो होगा संडे को ओमान के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं बातचीत अपनी जगह पे, क्योंकि उसे पता है डेडलॉक बना हुआ है, लेकिन मैं किसी भी टाइम पे नेक्स्ट 2 टू 3 डेज़ के अंदर, यानी कल फ्राइडे है, सैटरडे है, किसी भी टाइम पे मैं स्ट्राइक्स कर सकता हूँ। और ईरान कह रहा है कि भाई मैं आगे से जो है वो रिटेलिएट करूँगा और इज़राइल भी याद रखेगा। तो अब देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या जो है वो बने हुए हैं। तो ये आज हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। बेसिकली जो न्यूज़ होती हैं वो फोकस कर रही होती हैं सीएसएस का जो सिलेबस है, या पीएमएस का जो सिलेबस है उसको, जो नेशनल या इंटरनेशनल है। ठीक है, जो बाकी जो न्यूज़ होती है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता लॉन्ग टर्म में, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जो है जी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने नया जो है वो टाइटल अचीव कर लिया है उल्टी साइड से, कि पाकिस्तान जो है वो रॉक बॉटम में पहुंच चुका है। डब्ल्यू ई एफ जो है उसकी ग्लोबल जो जेंडर गैप है उस रिपोर्ट में बताया गया 148 ममालिक में। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इंसल्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। ठीक है, पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो है वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा जो है वो छठा बड़ा मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एटॉमिक पावर है, उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान लास्ट नंबर पे किसी में खड़ा है। तो काफ़ी हैरत की बात है। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या बता रही है? ये बेसिकली ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट है। ठीक है, सिंपली आप ये समझ लें, या सादे अल्फाज में ये समझ लें कि भाई पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो ख़वातीन हैं उनको मसावी हुकूक बिल्कुल भी हासिल नहीं है, और वो मुल्क जिसमें सबसे कम औरतों को हुकूक हासिल हैं उनमें पाकिस्तान खड़ा है। चाहे वो पॉलिटिकली हो, यानी उनकी शमूलियत जो है जॉब्स के लिहाज से, पॉलिटिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली, कि वो सबसे पीछे जो औरतें जिस मुल्क में खड़ी हैं वो पाकिस्तान है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है। अब ये 148th रैंक पाकिस्तान का आया किस में से? 148 में से ही, यानी 148 ममालिक का सर्वे किया गया। लास्ट टाइम 146 ममालिक का किया गया था और पाकिस्तान 145 पे था। ठीक है, एक नंबर यानी पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर था। तो इसके बाद अब इसके पीछे कोई नंबर है ही नहीं कि वो बेचारे बताएं। तो 148 नंबर का सर्वे है और 148 पे ही। हालांकि हैरत की बात यह है कि हमारे यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो पिछले कई दहाइयों से बढ़ी है और वो बढ़ती जा रही है और वुमेन्स का रोल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका मतलब बाकी ममालिक में हमसे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा, इसलिए हम हमारे यहाँ बढ़ा भी, फिर भी वो रेशियो नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF जो है ये इसने रिपोर्ट जारी की है 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप के हवाले से। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री है 2006 के बाद से। यानी 2006 या उससे पहले आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात थे, जो मामलात थे, वो बहुत डिफरेंट थे। 2006 कहाँ पे और आज हम 2025 के अंदर खड़े हैं, ये कहाँ पे? तो उसके बाद एक मॉडर्निटी और एक पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि भाई 2006 से पहले पाकिस्तान के ये हालात थे, लेकिन अब हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जेंडर पैरिटी आ रही है, जो मुसावियत आ रही है, वो कितनी है? 56.7%।
यानी 100 तो बहुत दूर है, 56% पे पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे खड़ा है जेंडर की बराबरी के ऊपर। उसमें 4 की एरियाज को जो है वो कहा गया कि ये 4 की एरियाज है जिसको हमने देखा। सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, यानी पाकिस्तान में खवातीन की जो माशी जो कारकर्दगी है या माशी पार्टिसिपेशन है वो मिनिमम है। एजुकेशन में वो मिनिमम है, हेल्थ में मिनिमम है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में मिनिमम है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो ममालिक जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इस टाइम पे, जहाँ पे वॉर चल रही है, सिविल वॉर्स उन ममालिक के अंदर चल रही हैं, उनसे भी पीछे हो गया। ये हैरत की बात है। जैसे कि सूडान में आपको पता 2 साल से जो है वॉर लगी हुई है, सिविल वॉर। इसी तरह से चाड जो है, इसी तरह से ईरान जो है, तो इन ममालिक का तो वीजा भी अमेरिका ने बैन कर दिया। तो ये वो मुल्क हैं जहाँ पे ऑलरेडी हालात खराब हैं, लेकिन उन मुल्कों से भी पाकिस्तान पीछे आखिरी नंबर पे जो है वो आया है, ठीक है। और -1.3 पॉइंट्स जो है पाकिस्तान के बने हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि इस टाइम पे अगर ये कहा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो जो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस हैं उस पे एक भी खातून नहीं बैठी हुई। कोई भी खातून मिनिस्टर पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट के अंदर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये कहा जा रहा है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ये 5.9% 2024 से नीचे आ गया। जैसे मैंने कहा कि 2024 में हम कितने नंबर पे थे? 2024 में हम 145th नंबर पे थे 146 में। तो एक नंबर बेहतर था, तो अब हम उससे भी 5.9 नीचे और बिल्कुल लास्ट नंबर पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। गो कि फीमेल लिटरेसी हमारे यहाँ इंप्रूव हुई है, रिपोर्ट ये बता रही है कि वो 46.5% थी, तो वहां से जंप करके ये 48.5% गई है। तो 2% पाकिस्तान में खवातीन की जो लिटरेसी रेट है वो बेहतर हुआ है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं बदला। और मेल टेरिटरी एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो वो इस टाइम पे जो है वो छाया हुआ है हर जगह पे, यानी मर्द जो है वो हर इदारे के अंदर, हर महकमे के अंदर, हर जगह पे वही इस टाइम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो खवातीन जो है उनको हुकूक नहीं मिल रहे, हालांकि हमारे यहाँ तो खवातीन का हकूक का दिन भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल जो जेंडर इंडेक्स है ये किस चीज़ को प्रसिस्ट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो प्रोग्रेस है खवातीन को लेके, खवातीन के हुकूक को लेके, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। यानी पाकिस्तान में अब ये कहा जा रहा है कि भाई 51% तो खवातीन है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की 51% जो आबादी है उसका जो रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की जो है वो सोशल सेक्टर के अंदर या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेक्टर है उसके अंदर है ही नहीं। 51% जब रोल ही नहीं प्ले कर रहे तो पाकिस्तान में किस चीज़ की जमहूरियत है, किस चीज़ की इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं उस लिहाज से अगर हम देखें। इसका मतलब 51% को हमने पैसिव करके बिठा दिया और 49% को हम ये कह रहे हैं कि आप काम करो, सारा बर्डन आप पे है, सब कुछ आप ही मैनेज करो, तो ये तो मर्दों के साथ भी जुल्म है फिर, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं कि बहुत मुश्किल इस टाइम पे हालात हैं कि हमने इस जो रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट मजीद हाईलाइट कर रही है कि भाई ग्लोबल जो जेंडर गैप है वो 30% है अगर हम देखें फुल पैरिटी प्रोजेक्टेड के हिसाब से, कि यानी उसका जो तवाज़ुन देखिए अगर तो वो इस तरह से है। और इसमें टॉप पे कौन जा रहा है? टॉप पे इस टाइम पे आइसलैंड है, और आइसलैंड पिछले 16 सालों से मुसलसल नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा खवातीन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो मसावी हकूक हैं वो आइसलैंड के अंदर है। 92.6% जो है वो इस टाइम पे, वो कि 100% वहां पे भी नहीं है लेकिन 90% से अबव है। और पाकिस्तान किन ममालिक के साथ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान खड़ा है जी अज़रबैजान के साथ, हंगरी के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। चलें सऊदी अरेबिया की तो समझ आती है क्योंकि वहाँ पे भी अब रिफॉर्म्स हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया की भी जो पोजीशन है पॉलिटिकली, कोई भी औरत जो है वो एम्पावर नहीं है, हंगरी के अंदर भी नहीं है, ठीक है। और अज़रबैजान में भी कोई खातून जो है वो मिनिस्टर नहीं है, ये सारे के सारे ऑल मेल कैबिनेट है वहाँ पे भी, उन मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी। और अजीब हैरत की बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से खवातीन जो है वो कम से कम भी रही, लेकिन 2 से 3 रही ही हैं। इस बार ऐसा हो रहा है कि भाई सारी की सारी जो है वो मर्दों की कैबिनेट पाकिस्तान की बनी हुई है। तो यहाँ की जो WEF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सादिया ज़ैदी जो हैं, वो इस बात को बता रही हैं कि भाई जो खवातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क है, और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत पीछे हैं। तो अगर ऐसे ही रहा तो मज़ीद पीछे जाएँगी, इससे इकोनॉमी पीछे, सोसाइटी पीछे, हर चीज़ पीछे जाएगी। तो पाकिस्तान जो है उसको अगर थोड़ा बहुत कहीं फ़ायदा है तो वो एजुकेशन में है, और सिस्टमैटिक बैरियर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो शायद जो है ये इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन जो है वो भी अगर हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा-सा हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा और हम पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे इनको। वो कि हमारे जो पंजाब के CM हैं वो तो फीमेल हैं, ठीक है, लेकिन शायद उसको काउंट नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है जी प्रोग्रेस जो है उसको रोक रही हैं, क्योंकि हमारा जो जेंडर गैप है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं जी अमेरिका की, जहाँ पे हालात जो है वो दिन ब दिन ये बताया जा रहा है कि भाई ख़राब होते जा रहे हैं, और अगर वो अभी कंट्रोल कर भी लिए जाते हैं मिलिट्री के थ्रू, तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही मिलिट्री ने मूव करना है, वापस अपनी बेसेस में जाना है, फिर से ये हालात काबू से बाहर हो जाने हैं,
ठीक है। तो वो जो एहतजाज एक इलाके से स्टार्ट हुआ था, अब हम देख रहे हैं पूरे अमेरिका के अंदर तेजी के साथ जो है वो फैलता जा रहा है, और अमेरिका जो है वो जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम था, वो इस टाइम पे पूरी दुनिया जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम देखती थी, ठीक है, या खास करके जो 1870s में या 1890s में गोल्ड रश का टाइम था, जिस टाइम पे कहा जाता था कि भाई हर बंदा जो है वो अमेरिका भाग रहा है और अपनी जो है वो बनाना चाह रहा है तकदीर को। तो अब वो चीज़ें शायद हमें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आज से 150 साल बाद हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, 150 साल पहले बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब जैसे उन्होंने फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है उसका भी कहा जा रहा है कि वो कंप्लीटली उसकी कमेटी जो है वो डिसॉल्व कर दी है। तो पूरी दुनिया के लिए वैसे ही जो है वो हालात टफ हैं, और ऊपर से अमेरिका भी जो है वो उसने और मज़ीद हालात ख़राब कर दिए। तो कर्फ्यू जो है वो लॉस एंजेलिस के अंदर लगा हुआ है इस टाइम पे, और अमेरिका में दहाइयों के बाद जो है, पाकिस्तान में तो ये मामूली बात है, ठीक है। गो कि पाकिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी आप कम ही सुनते हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू लगे सिवाय इस्लामाबाद के, ठीक है। तो वहाँ पे दहाइयों के बाद जो है वो कर्फ्यू लगा प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फैल गई और फ़ौज के हवाले जो है वो करना पड़ा, और थ्रेट्स जो है बढ़ते गए। वो कि दूसरी साइड से ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई सब नॉर्मल है और जो है लाइफ वापस आ चुकी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो लॉस एंजेलिस जो है, आपको पता है लॉस एंजेलिस उनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिटी है, और ख़ास करके मूवीज़ को लेके, हॉलीवुड को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलिफ़ोर्निया के अंदर। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर से ही आके बैठे हुए हैं, ख़ास करके मेक्सिको या साउथ अमेरिकन नेशन से आके यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे कर्फ्यू जो है वो रात को लगा दिया गया, कल जो हालात ख़राब हुए उसके बाद, और इस टाइम तक जो है 25 अरेस्ट हैं, वो कि इससे ज़्यादा अरेस्ट हैं, और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में इस टाइम पे लोग पकड़े हुए हैं। और वहाँ पे इस टाइम पे मिलिट्री जो है उसने कंट्रोल सँभाला हुआ है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि किस तरह से लूट-मार हो रही है, बड़े-बड़े ब्रांड्स की शॉप्स को जो है वो लूटा जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, बड़े-बड़े मॉल्स को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, प्रोटेस्ट की जा रही है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो हो रहा है। तो ट्रम्प साहब का ये क्लेम है कि भाई अगर मैं मिलिट्री ना बुलाता तो लॉस एंजेलिस जो है उसको जला के राख कर दिया जाता। ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये उसे जला के राख कर देते, इसलिए मैंने मिलिट्री बुलाई, क्योंकि आपने देखा कि जो वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, जो इन इलाकों के गवर्नर्स हैं, वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, रिपब्लिकन से, कि भाई आपने मिलिट्री क्यों बुलाई है, ये काम मिलिट्री का नहीं है बल्कि सिविल इंतज़ामिया का है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई कि ये हमारी जो जमहूरियत है उसकी आपने इंसल्ट कर दी है मिलिट्री को बुला के। वहाँ पे इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो वावेला हो रहा है। इवन यहाँ तक कि वो गवर्नर्स जो है वो कोर्ट जा चुके हैं, अदालतों के अंदर जा चुके हैं कि भाई ट्रंप ने मिलिट्री क्यों बुलाई? ठीक है, ये तो हमारे सिविलियन मैटर्स हैं, और वो भी हमसे पूछे बिना बुलाई, जबकि जो है ट्रंप साहब है वो कह रहे हैं भाई हालात ख़राब थे, इस वज़ह से मैंने बुलाई है। और अभी भी जो है वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, वायलेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आग वगैरह लगाई जा रही है मुसलसल, यानी कि हालात ख़राब ही हैं। तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं भई अगर अब भी आप काबू ना आए तो फिर हेवी फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले से ही रबड़ बुलेट्स वगैरह तो चलाई जा रही हैं, लेकिन अब जो है वो शायद पाकिस्तान की तरह कोई बुलेट्स वगैरह चलाई जाएँ या कुछ भी किया जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी ये मानते हैं कि ये तो हमारे मुल्क के हैं ही नहीं, जो प्रोटेस्टर्स हैं। तो वो पूरी दुनिया के मुल लोग जो हैं वो अमेरिका में आके बसे हुए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो पूरी अमेरिका से ही जो है वो आप देख रहे हैं कि भई एक पूरा प्रोटेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर, अभी अगर ये रुक भी जाता है तो आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद बढ़ेगा, जिससे अमेरिका के ऊपर मज़ीद प्रेशर आएगा, और हम ये देखेंगे कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा तो दुनिया के हालात भी ख़राब होंगे, ठीक है? तो इस टाइम पे जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर या सैन एंटियागो के अंदर जो है यहाँ पे हालात वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और यहाँ पे ट्रूप्स वगैरह जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि भई ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर हैं, ठीक है? जो गवर्नर साहब हैं न्यूसम के, वो कह रहे हैं भई ये बेसिकली गलत बात है, आप जो है वो मिलिट्री को वापस लेके जाइए, सिविलियन मैटर है। लेकिन अब हालात ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे ख़राब हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंडिया की। एक अफ़सोसनाक खबर है कि इंडिया के अंदर जो है वो एक फ़्लाइट क्रैश कर गई है, अहमदाबाद जो से उड़ी है जहाँ से, ठीक है? और उसके बाद जो है हमने देखा कि भई किस तरह से, आपने वीडियो वगैरह देखी है, वायरल हुई भी है काफ़ी ज़्यादा, कि इंडियन एयर बोइंग जो है 787 जो है बेसिकली ये बताया जा रहा है, इसके अंदर 242 पैसेंजर्स मौजूद थे और साथ में क्रू भी मौजूद था, ठीक है? तो ये जैसे ही उड़ी है और उड़ने के फ़ौरन बाद ये जैसे ही टेक ऑफ इसने किया, और उसके बाद फ़ौरन से जो है ये आगे गिर गई एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो हॉस्टल है उसके ऊपर, ठीक है? और ये अहमदाबाद जो है वहाँ से उड़ी, अहमदाबाद का जो उनका एयरपोर्ट है सरदार वल्लभभाई पटेल साहब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसने बेसिकली जाना कहाँ पे था? इसने जाना था लंदन, ठीक है जी? यानी यूके जो है वो ये जा रही थी, और ये फर्स्ट एवर क्रैश है जिसके अंदर बोइंग 787 एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल है। यानी पूरी दुनिया के अंदर अभी तक बोइंग कंपनी जो है अमेरिका की, इसका 787 इसका कोई हादसा नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट जो है वो क्रैश है। और फ्लाइट का नंबर है जी AI 171, ठीक है?
और अभी तक जो है कहा जा रहा है 30 बॉडीज को निकाला गया है फिलहाल तक, लेकिन 200 से ज्यादा लोग जो है फिलहाल यही कंफर्म है कि भाई उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 169 इंडियंस शामिल थे, 53 जो है वो ब्रिटिश नेशनल शामिल थे, और पुर्तगाल और कनाडा के लोग भी जो है वो बेसिकली शामिल थे। और इसका जो नुकसान हुआ बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वो क्या हुआ, जो बोइंग कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसके जो शेयर हैं वो 6.8% ड्रॉप कर गए हैं। जाहिर बात है कंपनी की बनाई हुई चीज के ऊपर क्वेश्चन उठता है ना कि यार वो कैसे गिर गई। हम तो कहते हैं पीआईए गिर गई, भाई क्यों गिर गई, क्योंकि उसके हालात बहुत खराब थे। लेकिन बोइंग कंपनी का अगर कोई गिरता है तो फिर क्वेश्चन है कि भाई वो क्यों गिरा, तो उससे उसके शेयर भी गिर गए हैं। तो इंडिया के लिए जो है ये एक गम का माहौल है, और देखा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है, वहां से मलबे से निकाला जा रहा है लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो क्या है जी, वो इस टाइम पे यूएस, ईरान और इसराइल की चल रही है। ठीक है, यूएस टू पुल सम पर्सनल्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट अमिड राइजिंग टेंशंस विद ईरान, कि ईरान के साथ जो टेंशंस हैं यूएस की वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए यूएस जो है उसने अपने कुछ लोग वहां से निकालना शुरू कर दिए। या आप ये कह लें कि 80% जो है वो वापस बुला रहा है, और 20% जो है यहाँ पे वापस वो रख रहा है। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर है, आप देखें ईरान के अंदर भी इस टाइम पे जंगी माहौल बना हुआ है, वैसे ही जैसे कि 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान या इंडिया के अंदर था कि मीडिया पे एक हाइप थी कि भाई कुछ भी हो जाएगा, किसी भी टाइम पे हो जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही थी। तो अब वहां पे भी जो है वो ये देखें, ट्रम्प साहब और विटकॉफ जो हैं ये जो बातचीत कर रहे हैं, उनका एक पिक्चर लगी हुई है और लिखा हुआ है बे एतबार, यानी कि इनके ऊपर कोई भी एतबार नहीं है। वतन अमरोज जो इनका न्यूज़पेपर है उसने हेडिंग लगाई हुई है। तो ओवरऑल इस टाइम पे जो ईरान है वो भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है और अपने आप को रेडी कर रहा है किसी भी टाइम की तरह की वॉर के लिए, और दूसरी साइड से हम देख रहे हैं इसराइल भी यही काम कर रहा है और वो भी ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस कर रहा है। अब अमेरिका को ये सारी खबर है, ज़ाहिरी बात है उसे पता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो इजराइल है अमेरिका की मर्जी के बगैर कभी भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका को आइडिया है कि भाई अब इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि ट्रंप तो बहुत जोर लगा चुके हैं बार बार कि ऐसा ना करो, लेकिन अब ट्रंप को आइडिया हो चुका है कि शायद ईरान भी पीछे ना हटे। और दूसरा उन्हें ये भी आइडिया है कि भाई इसराइल को रोकना भी अब उनके लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि खुद जो है वो ट्रंप साहब इसराइल के मुलाजिम इस टाइम पे बने हुए हैं, तो वो क्या रोकेंगे। तो यूएस जो है अब उसके पास यही है कि वो अपने लोगों की सेफ्टी करे, तो उसने मिडिल ईस्ट की जो बढ़ती हुई टेंशन है इसको सामने रख के जो है वो पार्शली एविकेशन जो है वो की है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ वगैरह वहाँ पे मौजूद था, या जो फैमिलीज वगैरह खास करके मौजूद थी मिलिट्री के लोगों की या जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी, तो उनको बुलाना शुरू कर दिया। चाहे उसकी इराक के अंदर एम्बेसी है, ठीक है, या चाहे हम ये देखें वहां पे बहरीन के अंदर है, कुवैत के अंदर है, तो बेसिकली ये वो रीजन्स हैं जहां पे इनकी मिलिट्री बेसिस भी मौजूद हैं। ठीक है, वो कि अभी कतर का नाम नहीं आया, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पे इनकी बेसिस मौजूद हैं, और यहीं पे ईरान ने थ्रेट दिया हुआ है कि भाई अगर इसराइल ने मुझ पे अटैक किया तो मैं वापस आपकी बेसिस पे अटैक करूंगा। तो इसलिए अमेरिका को इस टाइम पे टेंशन मौजूद है कि भाई ये रीजनल टेंशन अगर बढ़ी तो फिर अपने लोगों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई मेरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेरिका के अंदर, ठीक है, यूएस के अंदर और यूएस के बाहर अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करूं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई यूएस जो है वो जो मिडिल ईस्ट है वो क्या है जी, मिडिल ईस्ट कुड बी अ डेंजरस प्लेस, तो खुद ही डेंजरस उन्होंने बनाई है। और अब जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं वो भी फिलहाल अभी तो जारी हैं, और जो उसका नेक्स्ट राउंड है वो होगा संडे को, ये जो अपकमिंग संडे है 2 दिन के बाद, और ओमान के अंदर ये राउंड होगा। अब इस राउंड का क्या फैसला होगा वो हम पहले ही जान चुके हैं। फैसला ये होगा कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, और जो है वो अमेरिका इसके ऊपर मानेगा नहीं। गो कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका मान रहा है कि कुछ इन्रिचमेंट की इजाजत दे दी जाए ईरान को, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा है। अब इस टेंशन के नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है जी, कि भाई ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 4% बढ़ गई हैं, क्योंकि खौफ का समा है मिडिल ईस्ट के अंदर कि भाई क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर आगे से ईरान ने रिटेलिएट किया तो हालात खराब हो जाएंगे मिडिल ईस्ट के। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स के जितने भी अड्डे वगैरह हैं ईरान के अंदर, उन सबको जो है टारगेट किया जाएगा इसराइल की तरफ से। तो अब ये जो मिलिट्री पोस्टिंग हो रही है इस टाइम पे, हम ये देख रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी जहां पे काम नहीं करती फिर वहां पे मिलिट्री आगे आती है, तो इस टाइम पे डिप्लोमेसी शायद फेल हो चुकी है इन दोनों के मामलात में। और यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो ये बता रही है कि इसराइल जो है मुकम्मल तौर पर रेडी है और वो किसी भी टाइम पे स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोगों को बचाएं। दूसरी साइड पे जो ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें ऐसा कुछ भी हुआ तो हम रिटेलिएट करेंगे और हम यूएस के खिलाफ या उसकी जो बेसिस है उसको यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन हैं, वो खुद भी परेशान है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये जो गल्फ है, ठीक है जी, जो
ईरान के साथ है तो वो बंद हो जाएगा, हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और पूरी दुनिया के अंदर ही क्राइसिस पैदा होंगे। तो इसलिए जो है उस टाइम पे कहा जा रहा है किसी तरह से जो है वो मामलात को आगे पीछे करके यानी बातचीत के थ्रू किया जाए। आपने देखा रशिया भी इसके बीच में आया हुआ है, वो भी कोशिश कर रहा है पूरी के इस टाइम पे रशिया ही फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या न्यूज है जी, ईरान वोज टू रैंप अप एनरिचमेंट आफ्टर यूएन वॉचडॉग फाइंड्स इट्स ब्रीचेबल न्यूक सेफगार्ड्स। अब जो आईएईए है बेसिकली उसने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो ईरान है उसकी एनरिचमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये बात उसने कंफर्म कर दी है और उसने वोटिंग करवाई है कि भाई अब बताओ कौन कौन सा मुल्क जो है वो ईरान के साथ है, या हम कैसे अब ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जो ईरान है उसने भी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उसको मजीद बढ़ा दिया कि भाई ये पता चल गया तो अब ठीक है और बढ़ाते हैं। दूसरी न्यूज इसके साथ ही है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, अब यार इसको महसूस करिए, वी विल रीबिल्ड अगेन इफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉयड इन अटैक। यानी इसका मतलब इनको ये श्योर हो चुका है कि इजराइल जो है वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेगा और उसको तबाह करेगा। तो इसलिए ये दिमाग बना चुके हैं और अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर उसने कर दिया तो ठीक है कर दे, हम फिर बना लेंगे। ठीक है, तो आईएईए जो है बेसिकली जो फर्स्ट न्यूज है इसको अगर हम देखते हैं तो आईएईए जो है वो ये कह रही है कि न्यूक्लियर जो सेफ गार्ड वायलेशंस है वो ईरान ने की है, जितनी इसको लिमिट बताई गई थी उससे ज्यादा उसने इस्तेमाल की है। इसलिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की है कि जो डिक्लेयर करे ईरान को नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, कि भाई उसने हमारे साथ जो है वो ताउन नहीं किया, जाहिर बात है उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगेंगी। तो इसके ऊपर उसने वोटिंग करवाई है। ठीक है, जब वोटिंग करवाई है तो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी ये P5+1 जो है ऑलरेडी इनकी साइड पे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इसके हक में फैसला दिया कि हाँ भाई ईरान के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि कुछ दो ममालिक जो हैं, एक साइड पर रशिया खड़ा है, फिर चाइना खड़ा है, फिर बोर्किया फोसो जो है वो खड़ा, ये अफ्रीका का कंट्री है। तो ये तीन ममालिक जो हैं बेसिकली, चलें इसको छोड़ दें, रशिया और ईरान की अगर बात करें तो दो बड़ी पावर्स इस टाइम पे ईरान के साथ हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि तीन बड़ी पावर्स जो है, ये चार बड़ी पावर्स आप कह लें, वो किसकी साइड पे हैं इस टाइम पे, वो इस टाइम पे अमेरिका या इसराइल की साइड पे हैं। तो यहाँ पे हालात जो है वो इस टाइम पे तकसीम है। तो ये दुनिया की तकसीम को भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं या अमेरिका का या वेस्ट का जो भी डिसीजन है उसको रशिया की साइड से या चाइना की साइड से अपोज किया जा रहा है। ठीक है, वो कहीं पे भी किसी ग्राउंड के ऊपर भी, इवन ईरान के ऊपर भी दुनिया मुत्तहिद नहीं है। तो ऐसे में जहां पे दुनिया के दो मुल्क एक साइड पे खड़े हैं और बाकी मुल्क एक साइड पे हैं, तो क्या कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, पॉसिबल है, जो दुनिया की मजीद तकसीम पैदा करे। ठीक है, या रशिया और चाइना को मजीद जो है वो और एग्रेसिव स्टैंस की तरफ लेके जाए। तो ये काफी ज्यादा जो है वो हालात खराब हैं। तो ग्लोबल जो डिवीजन है वो हमें सामने देखने को मिल रही है कि वो डीपन हो रही है, वो मजीद बढ़ रही है। और ये जो पूरी पोजीशन है, और जो 19 आईएई बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने बेसिकली जो है फेवर कर दिया, उनमें से मेजोरिटी ने, कि भाई हाँ हम जो है वो इसके ऊपर पाबंदियां लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड से ये जो दूसरी न्यूज है इसको जरा आप देखें, और ये कितनी दर्द भरी एक न्यूज है। बेसिकली एक मजबूर शख्स क्या कह सकता है, आप ईरान की हालत भी देखें, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया है कि इसराइल जितनी बड़ी पावर है उसका मुकाबला किसी भी सूरत में ईरान शायद न कर सके या अमेरिका का मुकाबला ना कर सके। तो इसलिए वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई ईरान रीबिल्ड करेगा। कहते हैं इट इज नॉट द केस दैट इफ दे डिस्ट्रॉय और फैसिलिटीज विद बॉम्ब्स एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। भाई अगर वो हमारा सब कुछ खत्म कर देते हैं, दीज कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स, तो ये चीजें हमारे दिमाग में हैं, हम फिर से बना लेंगे। तो ये एक किस्म का आप ये देख लें, इनकी मासूमियत का अंदाजा कर लें कि वो शायद ये नहीं कह रहे इस गुस्से से कि हम उनकी भी ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स न जनरेट कर सके इसराइल के अगेंस्ट में या अमेरिका के अगेंस्ट में, क्योंकि उससे मजीद हालात खराब होंगे। तो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स तो वो देंगे, जैसे अपने मिसाइल्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फिक्स करके रख दिए हैं कि भाई हमने कहाँ कहाँ पे टारगेट करने हैं। तो इसलिए इनका ज्यादा फोकस है हम रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, एक साइड से जो है वो अमेरिकन एम्बेसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है इसराइल के अंदर भी अपने शहरियों को, मिडल ईस्ट के अंदर भी, साथ में इसराइल के अंदर भी उसने अपने स्टाफ को जो है वो ट्रेवल पे पाबंदी लगाई है कि भाई आपने 2-3 शहरों के अलावा कहीं नहीं जाना जब तक ये मामला चल रहे हैं। दूसरी साइड पे ईरान के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बड़े बड़े पोस्टर अमेरिका की नफरत में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि भाई ये देखिए डाउन विद द यूएसए, कि भाई अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको भी नीचे ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नीचे जाएंगे तो आपको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने जुमेरात को यानी आज के दिन जो है वो ट्रैवल बैन की रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, जो एम्बेसी वगैरह के हैं उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, कि आपने इसराइल में कहीं भी बिला वजह नहीं जाना और मूव नहीं करना, अपनी फैमिलीज को भी कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि हालात इस टाइम पे ठीक नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि उन्हें पता है कि ईरान भी आगे से रिटेलिएट करेगा
तो उसके लिए फिर जो है वो कुछ शहरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई उससे बाहर आपने नहीं जाना। तो ये जो रीजनल टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इससे यही अंदाजा हो रहा है कि भाई अमेरिका को अंदाजा है कि इसराइल करेगा अटैक 1-2 दिन में, और शायद उसके बदले में फिर जो है वो ईरान भी करे। तो फिर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है मुश्किल हो जाएँगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी, ठीक है। अब दूसरी साइड पे इसराइल क्या कह रहा है, इसराइल सेड रेडी टू स्ट्राइक ईरान पॉसिबली विदिन डेज़ इवन एज़ न्यू टॉक्स सेट टू रिज्यूम, कि भाई अगर बातचीत चल भी रही हुई, जैसे संडे को उनका जो राउंड है वो अगर चल भी रहा हुआ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ओमान के अंदर ये राउंड चलेगा, लेकिन क्योंकि ईरान की पोजीशन तो क्लियर है। ईरान क्या कह रहा है जी, ईरान कह रहा है मैं ये जो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट है इसको जारी रखूंगा। और जबकि इजराइल क्या कह रहा है जी, इजराइल ये कह रहा है कि भाई आप जीरो के ऊपर आए, आप ऑलरेडी बना चुके हैं। जबकि यूएस इस टाइम पे वो इजराइल का पपेट बना हुआ है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है ये बिल्कुल तैयार हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये अपनी जो है वो इन्होंने F-35 के साथ जो है वो ड्रिल्स वगैरह की हैं, या जो अपने इनके दूसरे जंगी जहाज हैं उनके साथ इन्होंने ड्रिल्स की हैं। वहीं पे ईरान भी जो है वो अपने जो मिसाइल सिस्टम है उसके साथ रेडी है मुकम्मल तौर पे, वो कहा जा रहा है कि भाई वो भी हम भी तैयार हैं और हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे हमने स्ट्राइक करनी है। तो इसराइल भी मुकम्मल तौर पे कहा जा रहा है जी कि वो प्रिपेयर है, वो लॉन्च करेगा मिलिट्री स्ट्राइक, कहाँ पे जी, विद इन डेज करेगा। न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहाँ पे उसके अंदर, और बेशक बातचीत चल रही है और नेक्स्ट राउंड भी संडे को होगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये न्यूज़ कंफर्म की है एनबीसी को और सीबीसी को कि भाई इसराइल ऐसा करने जा रहा है, ठीक है। और यूएस जो है वो ऑलरेडी अपनी बेसिस जो है वो वेकेट कर रहा है। इसका मतलब इतना ही टाइम है कि जितने में ये कल या 2 दिन लगा के वहां से निकल जाएं, 2-3 दिन लगा के, और उसके बाद इसराइल यहाँ पे जो है वो अटैक करे। तो उसके बाद फिर क्या पॉसिबली हो सकता है, देखिए पॉसिबली 2 सिनेरियोज बिल्ड हो सकते हैं। पहला तो ये है कि ईरान आगे से बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करे। स्ट्रांगली रिटेलिएट का मतलब ये है कि अगर ईरान के कुछ टारगेट अपने ठिकानों पे लगते हैं तो इसराइल को एक और बहाना मिल जाएगा और ये मजीद वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ईरान यूएस के ठिकानों के ऊपर भी हमला कर देता है तो जाहिर बात है यूएस भी जो बातचीत कर रहा था वो मजीद इससे दूर होगा, मजीद पाबंदियां भी लगाएगा, और मजीद जो है वो, क्योंकि रीजन तो अब इस टाइम पे अमेरिका के कंट्रोल में है। अब ये सारी बातें देखें कैसे ग्रेजुअली हो रही हैं कि ट्रम्प साहब आते हैं, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज जिनका इन्फ्लुएंस है मुस्लिम दुनिया के अंदर, उनको अपनी मुट्ठी में करते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं बोल सकते ईरान को लेके, ठीक है। और जो है अब हम देख रहे हैं कि भाई दूसरी साइड से जो है वो अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो पहले से ही सारी तैयारी हुई भी है ऑलरेडी, तो एक बड़ी वॉर जो स्टार्ट हो सकती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई ईरान दोबारा से जो है वो फेस सेविंग के लिए एक अटैक कर दे हल्का फुल्का, जिससे इतना ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ईरान जो है वो ये बात कह चुका है कि उसे वार्निंग मिल चुकी है। अब इस बात को जरा समझिएगा, अमेरिका अगर अपने शहरियों को निकाल रहा है तो उसके पास ये सॉलिड न्यूज़ मौजूद है कि रशिया भी ये, ईरान भी ये कह रहा है कि भाई उसके पास एक फ्रेंडली कंट्री जो है उसने ये कहा है कि पोटेंशियल अटैक आपके ऊपर होने जा रहा है आपकी न्यूक्लियर साइट्स पे, ठीक है। तो ये फ्रेंडली कंट्री पॉसिबली जो है वो रशिया हो सकता है, क्योंकि रशिया को ही इतनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि भाई इस टाइम पे इसराइल या अमेरिका क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि और ऐसा कोई फ्रेंडली कंट्री हो नहीं सकता। या चाइना ने बता दिया, लेकिन चाइना ज्यादा रशिया के चांसेस हैं क्योंकि वो फुल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका को और ये सारे मामला को, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें बता दिया गया है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जो ईरान है वो बेसिकली वो भी कह रहे हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं आगे से कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। रिटेलिएशन नहीं करेंगे, हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। तो इससे जो है वो काफी ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है कि अगर वो आगे से पूरा रिटेलिएट करेगा तो फिर किस तरह जो है वो इन चीजों को हैंडल किया जाएगा। और अभी जैसे ओमान की टॉक्स भी हैं तो उनमें फिर क्या ईरान का स्टैंस रहेगा और किस तरह से जो है वो ईरानियन ऑफिशियल्स इसको लेके चलेंगे संडे को, कि भाई एक साइड से आप अटैक कर रहे हैं, दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं बातचीत, कहीं नेक्स्ट राउंड लास्ट ही ना हो कि भाई हम खत्म कर दें, हम इसे आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है। और एक लास्ट न्यूज़ है जिसके अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो अटेंड करेंगे 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है, और बेसिकली फ्रांस भी एक सिग्नल दे रहा है कि शायद वो भी रिकग्नाइज करे पैलेस्टीनियन स्टेट को। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ बनेगी जब इसकी हमें डिटेल्स जो है वो मिलेंगी। अब बेसिकली जो यूएन है उसकी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है फ्रांस के अंदर, ठीक है जी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करने लगे हैं। फिलहाल तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो ये कह रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एम्बेसी के स्टाफ को ये बता दिया कि वो आगे तैयारियां कंप्लीट रखें, यानी कि मैं आऊंगा तैयारियां कंप्लीट रखें, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, शायद इसको छुपाना चाह रहे हो वो, ठीक है। तो इसलिए वो फ्रांस में इसके अंदर शिरकत करेंगे, ठीक है जी, इसके अंदर। और वहां पे जो बातचीत होगी वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर होगी, ठीक है, या पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकग्निशन के ऊपर होगी। तो पॉसिबिलिटी यही है कि शायद फ्रांस का जो है वो
कहा जा रहा है कि भाई वो भी टू स्टेट या पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए अगर ऐसा होता है इतने बड़े फोरम के ऊपर, तो एक्चुअली में इसमें मोहम्मद बिन सलमान का भी किरदार सामने नजर आएगा, और अगर वेस्टर्न पावर को इनके साथ शामिल हो जाती है तो इसराइल के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी पैलेस्टीनियन स्टेट को अगर रिकग्नाइज कर लिया जाता है तो। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी डिटेल्स कुछ आएंगे तो फिर हम देखेंगे। तो ये आज के जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे।